अपने डाउट डिस्कस करने वाला है। बताया सब लोग यस और नो? ओके, पहले तो आप लोगों का डीपीपी में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? 9th वाला नाइन्थ मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 3 वाला। ठीक है, देखो 9th वाले क्वेश्चन में आपको बोला है माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 इज लेस देन 5 माइनस 2x, और इस सब में आपको करना क्या, सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे, अरे सब डीपीपी 2 की बात कर, मैं डीपीपी 1 की बात कर। अच्छा, डीपीपी 2 का 9 क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 3, 0 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 3। तो आप ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मतलब बेसिकली अब दोनों तरफ समझे कि आप 2 तीनों जगह मल्टीप्लाई करो। 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो। अब 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपकी इक्वलिटी की साइन सेम रहेगी, राइट। फिर आपको आंसर माइनस एक्स का नहीं, आंसर किसका चाहिए, एक्स का चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 रहेगा, माइनस एक्स का एक्स हो जाएगा, 6 का माइनस 6 हो जाएगा, बट आपकी इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, -6 से लेके कहां तक, 0। क्या रीड करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन -6 बट लेस देन, क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना है, दोनों को अलग अलग तब लेना चाहिए जब आप लोगों को दोनों तरफ एक्स हो। आपको दोनों को अलग अलग लेके करना तब चाहिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, 2x/3 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस x/3। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है x/2 प्लस 1 4 से बड़ा है, 7 से छोटा है, तो इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं, कर तो सकते हो, बट क्यों कंफ्यूज होना करके, है ना, तो इसमें तब डायरेक्टली कर सकते हो। यस, फिर अब डीपीपी 2 डिस्कस हो रहा है, डीपीपी 2 के 10 क्वेश्चन में कोई रहेगी और हो गए सारे, ओके। डीपीपी 1 में नहीं वो हो तो गया, 18 क्वेश्चन, फिर 18 के बाद वाले करने थे ना, आज 19 से 28 करके लाना था, तो उसमें किसी को कोई डाउट रह गया हो? नहीं है, हो गया सारा।
बोला था, 2 बार बोला था, सुना सब लोगों ने, सब लोगों ने हाँ भी बोला कि हाँ सर सुना हमने। तो कोई बात नहीं, अगर रह गया और ध्यान नहीं दिया हो तो भी कर लेना उसको, तो बेबीकर मेथड हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है उन सब में। बेबीकर मेथड कब अप्लाई हो सकता है? 0। अगर 2 होगा तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे? 2 को फिक्स करोगे -2, फिर एचसीएम वगैरह ले लेना और फिर बेबीकर मेथड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सबको ये पता है, वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, y = ax² + bx + c। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, राइट। पैराबोला में भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक तो हो सकता है कि आपका पैराबोला अपवर्ड हो, और एक ये भी हो सकता है कि वो डाउनवर्ड हो। ये दोनों पॉसिबल है, पर इसमें भी और आगे केस हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा और निकल जाएगा, हो सकता है। फिर ये भी तो हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, अपवर्ड है बट टच नहीं कर रहा है, पॉसिबल है। तो ये डाउनवर्ड में भी पॉसिबल है, फिर तो कि टच नहीं करेगा, मतलब कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करके निकल जाए, या फिर टच भी ना करे। It means there are 6 possibilities of graph of quadratic equation. Right? There are 6 possibilities. अब 6 possibility को समझने की ट्राई करें। आप बताओ कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या, आप क्या समझ रहे हो? ये जो मैंने ग्राफ बनाई थी, क्या पता चलता है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितने होंगे? हमेशा 2 ही होंगे, बट 2 टाइप के रूट्स होते हैं। कौन कौन से? इसमें कितने रूट्स मिले? 2। दोनों रियल है। रियल रूट्स होते हैं जो दिखते हैं, जिसको आप आंखों से देख सकते हो। जैसे मुझे दिख रहा है कि अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होते कब है? उसकी कंडीशन क्या होती है? नहीं वो ठीक है, मेरी पेरेंट 0 आएगा, वो तो रखा मैंने अल्फा रखा, तो एक्सिस में 2 बार रखते हैं ना, वो बड़ा बट एक्सिस जो 2 बार कर सकते हैं। वो नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे ना अपने डिस्क्रिमिनेंट वाला, क्या था वो? b = b² - 4ac, x = -b ± (b²-4ac/2)। इसे आप लोग रूट्स निकालते हो जब फैक्टराइज नहीं होता है तो आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा? डिपेंड अपॉन योर डिस्क्रिमिनेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा या डी कैसे भी बोल सकते हैं आप लोग। इस b² - 4ac को यूज करके तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है, राइट। तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आए तो क्या बोलते थे आप लोग? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 रूट तो होगा ही उसका, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। d = 0 होगा तो इक्वल रूट्स, and t less than 0 होगा मतलब इमेजिनरी। और ये लोग कैसे रूट्स बोलते हैं उसको? इमेजिनरी। तो नेचर ऑफ रूट्स मुझे पता चलता है अपने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, राइट। तो अब यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर 2 रियल रूट्स हैं, तो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा? और अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन, है ना। अपवर्ड कब बनेगा? जब a पॉजिटिव होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब निकालो? रियल एंड इक्वल। भाई एक ही बार टच करके निकल गया तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे और 0 दे रहा होगा वहां पर, ये बोलेंगे ना। तो यहाँ की कंडीशन d = 0, अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0।
करेक्ट, यहाँ आ जाते हैं। इसके कितने रूप से? दो, बट कैसे रूप से? इमेजिनरी रूप से। और अगर इमेजिनरी रूप से तो डी को क्या होना? लेस देन 0, और अपवर्ड पैराबोला है तो ए तो ग्रेटर देन 0 होगा। समझ आए? ओके, अब यहाँ पर इस ग्राफ में देखो, अल्फा की लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी एक्स की, उसके लिए आपका आंसर एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर आंसर, फिर यहाँ पर इसी को हम वेविकर मेथड बोलते हैं। ठीक, यहाँ की बात करोगे तो आपका आंसर या तो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, या तो आपस पॉजिटिव होगा। बट उस वाले ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो नीचे आया ही नहीं कभी, उसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो नीचे नहीं है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव देगा नहीं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये वाला ग्राफ अगर बना तो फिर आपका y जो पूरा ax² + bx + c है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। क्यों? बिकॉज ग्राफ का है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? और दोनों क्वाड्रेंट में y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R। अरे इसका सिंबल का मतलब मैंने बीच में बताया था, याद है आपको? किसका सिंबल है? फॉर ऑल। इसको रीड कैसे करते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कैसे पढ़ते हो उसको? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो x की हर रियल वैल्यू के लिए, इसमें एक तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसमें आप कुछ भी रख लो यहाँ पर x की जगह पर, जो चाहे वो रख लो, 10,000 रखना है, 10 लाख रखना है, 10 करोड़ रखना है, ये कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ना ये कभी 0 देगा, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। तो कोई मुझे पूछे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर कब देगा, तो मैं बोलूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर तब देगा जब वे दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। जब उसका d लेस देन 0 होगा, जब उसका a ग्रेटर देन 0 होगा, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से y = x² + x + 1। मुझे कोई पूछे कि ये, अब मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया कि x² + x + 1 * x - 2 ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो। तो जैसे आप ये देखोगे तो आप क्या ट्राई करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की ट्राई करोगे, है ना? आप ये हम लोग वही करेंगे। फिर फैक्टराइज करने के लिए आप ट्राई करोगे, फैक्टराइज हो जाए, स्प्लिटिंग हो जाए, स्प्लिट रिजेक्ट हो जाए, तो समझ आएगा भाई इसके तो रूट्स ही रियल नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4 है। b कितना है? b कितना है? 1। तो b² भी कितना हुआ? a कितना है? c कितना है? तो 1 - 4 कितना हुआ? तो c लेस देन 0 है, जिसके रियल रूट्स है ही नहीं, तो ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। और इसका a कितना है? a है कितना? पहले तो कैसा है? ये कंडीशन को फॉलो किया उसने, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका क्या मतलब निकालूंगा मैं? हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसका होना या ना होने से मेरी इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो इस पूरे का आंसर पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ता होगा? पॉजिटिव होना पड़ता होगा, राइट? अच्छा, ये पॉजिटिव जब उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ, नेगेटिव शिफ्ट कर सकता हूँ, और जब शिफ्ट करूंगा तो मेरी इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो तुम रहा क्या क्वेश्चन में? x - 2 का ग्रेटर देन 0 होगा, तो भाई जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो इसका पूछे कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो बोलूंगा 2 से लेके, तो मुझे इसको चेक ही नहीं करना पड़ा। क्यों चेक नहीं करना पड़ा? क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव तब देगा जब उसका d लेस देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा। वो कैसे पता चला? तो मुझे ग्राफिक जो ग्राफ बने उसका इंटरप्रिटेशन समझ आ रही थी, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? ये सब आपसे बातें करते हैं, आपको बस उनकी बातें समझ आनी चाहिए कि क्या बोल रहा है। समझ आया? तो फिर यहाँ पर आप समझो, मुझे नहीं समझ आया, आपने तो समझो इसका मतलब क्या निकालूंगा।
D ग्रेटर देन 0, A लेस देन 0। क्या ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, हमेशा नेगेटिव देगा, या कुछ कर सकते हैं, या माइनस या प्लस या माइनस। इसका मतलब यहाँ पर सेम रूट, तो D इक्वल टू 0, A इसका आंसर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव 0 और नेगेटिव। इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सकता, बट नेगेटिव हो सकता है। इसमें दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें हमेशा एक्सिस के नीचे हो कंडीशन, और डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 और y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑलवेज यूज नेगेटिव आंसर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट इसका ग्राफ के हिसाब से आप अगर उसके एक्स एक्सिस के नीचे हो तो आपको हमेशा नेगेटिव आंसर ही देगा। तो कैसा आंसर देगा आप लोगों को? नेगेटिव आंसर देगा, राइट। तो अब अगर ऐसा आया तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वापस हम सबसे पहले तो यही ट्राई करेंगे कि फैक्टराइज हो जाए, है ना। इसको फैक्टराइज करने के हम स्प्लिटिंग एक बार ट्राई करेंगे कि स्प्लिट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर थोड़े टाइम में देखिए अगर स्प्लिटिंग तो नहीं है हो पा रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक कर लेंगे अपने। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस a कितना है, b कितना है, b कितना है, b स्क्वायर माइनस तो b 1 का स्क्वायर 1 a माइनस 2 c माइनस 1 तो -4 इंटू -2 इंटू -1 ये सब प्लस 8 होगा ना, और 1 -8 कितना देगा? -7 लेस देन 0 तो d लेस देन 0 आया और a भी लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 d लेस देन 0 इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करा उस टाइम पर मुझे कंसेप्ट पता है कि a किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव आंसर ही देगा। अगर हमेशा नेगेटिव आंसर ही देगा तो क्या आपकी इनइक्वालिटी को इससे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आपकी इनइक्वालिटी को उसी टर्म से फर्क पड़ता है जिसके होने या ना होने से आप साइन को मतलब ऐसी वैल्यू से जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो कंफर्म हो गया ना, इसका आंसर कैसा होगा? ये कंफर्म है नेगेटिव होगा, तो क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, और जब मैं शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया। और फिर x+1 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x ग्रेटर देन -1 होगा। तो -1 से लेके कहां तक? तो ये जो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ये वाला और ये वाला, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव होता है हर एक की वैल्यू के लिए, कब नेगेटिव होता है हर एक की वैल्यू के लिए, ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। आपको जब जब इनइक्वालिटी की बातें आएगी तब तक इसकी शायद जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ऊपर लिखना ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेगेटिव है वैसे उसको फर्क नहीं पड़ा, मतलब नेगेटिव इसका होना है ना होने से मुझे क्या फर्क पड़ा? नेगेटिव था मैंने हटा दिया तो बस ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गई। फर्क पड़ने को लेकिन जो नंबर लाइन पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसको तो नंबर लाइन पे तो अपलोड करूंगा क्योंकि फैक्टराइज नहीं होगा।
दिया कोई डाउट बताओ कुछ वजह क्या कंफ्यूजन चल रहा है हो सकता है स्लिप उस साइड ले ले तो कैसे जाएगा वो स्लिप ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा कोई भी टर्म जब मल्टीप्लाई ना होगा उसको दूसरी साइड ले जाओगे तो कैसे जाएगा जैसे हो सकता है ए बी इज इक्वल टू सपोज पी है ना मान लेते हैं मुझे किसी गेट को दूसरी तरफ ले जाना तो कैसे ले जाऊंगा जैसे सी अपॉन ही होगा ना मतलब डिवाइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जा सकता है तो डिवाइड में ही ले गया हम लोग देखा जाए तो ये जब डिवाइड में गया तो 0/समथिंग क्या होगा 0 ही होगा बट ये वैल्यू कैसी थी ये कैसी वैल्यू दे रहा है ये आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव कैसे पता चला नेगेटिव आंसर दे रहा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया उसने ये नेगेटिव था उसका डी भी नेगेटिव आया तो ये कोडिफिकेशन हमेशा मुझे नेगेटिव आंसर देगा और वो इस तरफ ले गया इसका मतलब क्या किया मैंने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया अब नेगेटिव वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी तो मैंने चेंज कर दिया और फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा जब x ग्रेटर देन -1 अगर कैलकुलेट होता है तो फिर ये वाला पार्ट बन के फिर तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा ही नहीं किसी का फैक्टराइज हुआ इसका तो फिर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव बनेगा ही नहीं कभी और आप लोगों को एक चीज और करनी है जिसको तीनों सब्जेक्ट में करना है आप लोगों को करना चाहिए आप जब नोट्स बनाते हो ना तो आपके पास दो टाइप के नोट्स होने चाहिए एक तो क्लास पे जो लिखते हैं ठीक है और क्लास पे लिखते हो तो कैसे क्लास की नोटबुक को अंदर आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपकी नोट बनेगी कंसेप्ट नोट ये कौन सी नोटबुक है आपकी जो क्लास में पढ़ाया जाता है जो आप लोग नोट डाउन करते हो राइट जैसे क्यों आपके पास एक कंसेप्ट नोटबुक होना जरूरी है आप जब बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो जब भी दोगे बोर्ड के एग्जाम से आपने 10th किया या 12th का बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपको पता है कि पूरा सिलेबस पूरा का पूरा पेपर कहाँ से आएगा आपका पूरा पेपर 10th का पूरा पेपर कहाँ से आया एनसीईआरटी से आया था तो आपको पता है कि मेरे पास अगर कल मेरी बोर्ड की एग्जाम है तो मुझे क्या रिविजन करना है पता होता है ना आपको कि कल मेरा अगर मैथ्स का पेपर है या साइंस का पेपर है तो मुझे रिवीजन कहाँ से करके जाना तब एनसीईआरटी रिवाइज करके जाओगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई बुक ही नहीं आप जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे जेईई की या पीट सेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे आपके पास कोई बुक नहीं
तब रिवीजन करोगे कहाँ, क्या रिवाइज करोगे? अभी तो चाहिए मेरे पास रिवीजन करने के लिए, तो मेरे पास बुक्स तो नहीं है, तो उस टाइम पर आपके पास एक ही चीज होगी जो आपको रिवाइज करने, वो आपकी खुद की करनी है ना। आपके पास रिवीजन करने के लिए सिर्फ वही है। और ऐसी जो नोटबुक अगर आप उसी के अंदर अगर आप लोग कंसेप्ट भी लिख रहे हो क्लास में, फिर उसी के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो इतनी सारी नोटबुक भर देके तब ढूंढते पढ़ोगे, आपको मिलेगा ही नहीं आपने कहाँ क्या लिखा, राइट। इसीलिए सबके पास एक कंसेप्ट नोटबुक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट नोटबुक आपकी 1 या 2 या 3 मैक्सिमम भरेगी, उससे ज्यादा नहीं भरेगी। 11 12 दोनों मिला कंसेप्ट उतने ही होते हैं ना, कंसेप्ट थोड़ी ना बहुत सारे होते हैं, कंसेप्ट उतने ही होते हैं। जब मैंने ये सीख लिया कि भाई कोई कोडिक इक्वेशन का आंसर कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है, ये कंसेप्ट आपको पूरी 11th 12th में आने वाला है। इसलिए आपके पास तीनों सब्जेक्ट की एक हैंड रिटन, ऐसे मेमोरी बेस्ड आपको बहुत सारे हैंडबुक्स करके मिल जाते हैं मार्केट में, बट मेरे साथ में कोई काम नहीं, क्योंकि किसी और ने लिखा है सारी फॉर्मूले एक साथ, वो आपको मजा नहीं आएगी। मजा आएगी जब आपकी खुद की नोटबुक होगी, आप खुद जब उसको ऑब्जर्व होंगे, तो आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है उसके अंदर, है ना। इसीलिए हर सब्जेक्ट में अभी से ही आपको ये प्रैक्टिस करना ही है कि एक कंसेप्ट नोटबुक हो जिसके अंदर आप सारे कंसेप्ट उसी नोटबुक में लिखोगे। पढ़ते टाइम सिर्फ आपको उसी को रिवाइज करना है, जब भी एग्जाम के टाइम पर उसको रिवाइज करना। क्लियर, राइट। और ये हम लोग हर बार बच्चों को बोलते हैं, बच्चा बनाता भी है, बट वो सिर्फ 1 महीना 2 महीना ज्यादा 3 महीने उसके बाद वो छोड़ देता है। और आपकी साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? क्यों साइंस टफ है? लोगों को बोलते हैं ना, सुना होगा आपने साइंस टफ है, क्यों टफ है? आपको क्या लगता है? पढ़ाई अभी तक जो किया आपने टफ था, ये कुछ भी ऐसी कोई चीज आपने सीखी जो यार समझ में नहीं आया, कुछ अलग ही दुनिया का, कुछ रॉकेट साइंस पढ़ने आपने कुछ समझ नहीं आया, कुछ था ऐसा कुछ? तो पूरे 2 साल में तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही है, बट फिर भी टफ क्यों है? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम कब होगी? जो भी आप दोगे वो 25 महीने के बाद। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा अच्छी कॉलेज में जाएगा, मतलब मेरी अच्छी कॉलेज मतलब IIT। तो अगर IIT में जाने के लिए आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा, जो आज से 24 या 25 महीने के बाद होगा। तो आपको 25 महीने तक ये काम रोज करना है, और वो लोगों से नहीं हो पाता है। इसीलिए लोगों के लिए साइंस टफ है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर कुछ पढ़ाई ऐसी होती है कि जो बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, तो तब तक वो टीक ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये जो काम आपको बोला जा रहा है, जो भी यहाँ से बोला जाएगा, कोई भी सर टीचर आपको कुछ अगर गाइड करते हैं कि ऐसा करना है, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप पहली बार 11th करने जा रहे हो, हमें सालों हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हमें पता है कि आप लोग कहाँ फंसोगे, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से गाइडेंस मिले उसको बहुत सीरियसली, बहुत जेन्युइनली आप लोग को फॉलो करना चाहिए। ओके, ये क्लियर सबका? तो अब यहाँ पर सपोज आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया, आपको दिया गया है x² माइनस 25 डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0, और इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे x² माइनस 25 के 2 फैक्टर्स कौन से? x माइनस 5 एंड x प्लस 5, करेक्ट। x² माइनस x प्लस 1 और नीचे कौन है? 2x माइनस 3। अभी जो x² माइनस x प्लस 1 है, वो आप ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? लेस देन 0। b² 1, d माइनस 1 है, a1 है, c1 है, तो b² माइनस 4ac, तो कितना है? d माइनस 3, तो d माइनस 3 है तो लेस देन 0 है। अब ये माइनस 3 है, a क्या है? 1, तो 1 कैसी वैल्यू है? ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका a पॉजिटिव आया, d नेगेटिव आया, तो ये कंडीशन को फॉलो किया। अब ये कंडीशन को फॉलो किया तो आपका कोडिक इक्वेशन हमेशा कैसा आंसर देगा? तो आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आना है?
तो क्या मैं इसको सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई इसलिए कर पाओगे तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सेम रहेगा या बदलेगा? सेम रहेगा। क्या मैं इसको सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। तब इसके बाद क्या करेंगे? नंबर लाइन। इसके बाद क्या करेंगे? तो नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर? सबसे छोटा, सबसे बड़ा, 3/2। ये 0 कब होगा? 3/2 पे होगा, और ये 0 कब होगा? पॉजिटिव 5। तो कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3 4। क्या करते थे फिर? कोई भी एक सेक्शन ले लेते थे? कोई भी ले सकते हो। तो बस 5 से बड़ी वैल्यू 6 ले लिया, 6 रखा, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो बाजू में, इसके बाजू में, इसके बाजू में आंसर क्या चाहिए? लेस देन 0। तो कौन सा आंसर होगा? नेगेटिव वाला, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या देगा इसका? क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, राइट। और अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन होती, मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आता, फिर यूनियन 3/2 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक। उसमें 3/2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में और 0 तो 5 इंक्लूड होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो अपने को प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तब ऐसा कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन आता है, वेक्टर आपको दिखे कि नहीं हो रहा है, तो चेक करना ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन बनती तो मल्टीप्लाई करते तो साइन को, क्योंकि वो नेगेटिव है। क्लियर? तो थोड़े क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर देंगे इसका। Zero point 5 0 into 5 तो 0 रहेगा।
क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर आया क्या आया? देखो देखो यहाँ पर अभी भी आप लोगों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ 2 क्लास का शायद अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, ये अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वापस सुनो सब लोग फिर एक मिनट सब लोग यहाँ सुनो, मेरी बात अच्छे सुनो। आपको इनइक्वालिटी में सिर्फ उसी से फर्क पड़ता है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा उससे आपकी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये किसी का भी स्क्वायर, आप सब लोग ने ब्रैकेट क्यों ओपन किया मुझे समझ नहीं है, क्योंकि x-2 का स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? किसी का स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव ही तो देता है। इसका होना या ना होने से आपको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो इस तरह के मेरे नंबर लाइन पर सिर्फ कौन सा नंबर आएगा? 1 और 3 आएगा, 2 आएगा ही नहीं कभी। तो आपके नंबर लाइन पर सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी? एक 1 आएगा और एक 3 आएगा, 2 आएगा ही नहीं, राइट? ये आपका फर्स्ट सेक्शन, ये आपका सेकंड सेक्शन, ये आपका थर्ड सेक्शन। अगर मैंने 3 से बड़ी वैल्यू रखा तो 3 - 1, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखूंगा 4 - 1 का पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो पूरा आंसर माइनस के बाद जो उसके बाद जो आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो आपका आंसर कौन सा होगा? प्लस वाला। अब देखना यहाँ पर आप जब इसका आंसर लिखोगे तो आंसर क्या है इसका? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 1 2 3। पर ये अभी फाइनल आंसर नहीं है और ऑप्शन में ये होगा ही, ऑप्शन में ये होगा ही, बट ये गलत आंसर। इसमें क्या गलत है? सब कुछ तो बराबर है। एक मिनट में बोल देता हूँ। इसमें गलत ये होगा कि जब आप इसको 1 से 3 रखोगे तो इसके अंदर 2 भी आए, 1 और 3 के बीच में 2 भी होगा, और 2 अगर रखोगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग क्या होगा? और यहाँ पर इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं। तो आपको इस रेंज में से 2 को हटाना भी पड़ेगा। आपको इस रेंज में से 2 को हटाना भी पड़ेगा। तो इसका सही आंसर या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो। अगर इसको लिखना है तो हो सकता है कि आपका आंसर ये है, बट ऑप्शन में ऐसा दिखाई, क्योंकि इसको लिखने का और एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके 3। तो 2 मैंने किस में रखा है? कौन से ब्रैकेट में रखा है? ओपन ब्रैकेट में रखा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया और 2 मुझे इंक्लूड करना भी नहीं था। तो ये भी सही आंसर, ये भी सही आंसर, दोनों सही आंसर। लिखने का तरीका अलग अलग है। कैसे कर्ली ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 1 और 3, 1 और 3 के बीच की वैल्यू नहीं चलेगी, है ना? कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपने 2 ही वैल्यू लिया है, आपको लिखना नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर इक्वल टू की साइन होती तो फिर 2 नहीं हटाता हूँ, ये सही आंसर होगा। तो फिर 2 आता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि किसी का स्क्वायर कैसे वैल्यू देता है? दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है ना? किसी का इवन पावर तो मैं पॉजिटिव देगा, मैं एक्स की जगह पर कुछ भी रखूं। तो इसीलिए जब आप लोग नंबर लाइन पे रूट्स डालोगे तो ध्यान देना वही नंबर डालोगे जिससे कुछ फर्क पड़ता हो, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकता है। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बांटा था। ये वो 10th वाली आदत है ना कि एक सेंस पर होता है तो उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन, अभी चेंज होता नहीं था, वहाँ हो जाता था। थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो उसमें गड़बड़ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 0.5 को कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्यों? बिकॉज वो हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट है जो पॉजिटिव आंसर है, राइट? इनइक्वालिटी में किसको चेक करना चाहिए? जो दोनों हो सकता है। क्या 0.5 दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता, उसको छोड़ो। नीचे आया, मुझे पता चला है कि ऊपर का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट? अब ये जो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका a कितना? माइनस 1, तो ये तो नेगेटिव है। इसका d कितना? d कितना? b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? b क्या है? 1, a क्या है? c क्या है? तो 1 माइनस 4 कितना हुआ? -3, लेस देन 0 है, राइट? तो a आपका नेगेटिव है, d भी आपका नेगेटिव है, तो फिर ये वाला केस बना। a आपका नेगेटिव है, d आपका नेगेटिव है, तो ये वाला केस बना। और इस वाले केस के हिसाब से इसका आंसर हमेशा क्या आना है? नेगेटिव आना है। इसका आंसर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। ऊपर कैसी वैल्यू है? नीचे कैसी वैल्यू है? ये नेगेटिव आंसर x की हर वैल्यू के लिए देगा, ये थोड़ी वैल्यू के लिए देगा, हर वैल्यू के लिए देगा।
तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव का आंसर क्या है और आपको चाहिए भी क्या? तो इस तरह एक्स के में कुछ भी रखो तो नेगेटिव आंसर देगा, तो इसका आंसर होगा होल जरिए से आप एक को जगह पर जो रखना है रख लो, ये हमेशा सिर्फ ही वैल्यू देगा लेस देन 0। और अगर आप बोलोगे सर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी उसका मतलब वही हुआ। देखो एक बार यहाँ चेक करना, ये आपको पता चल गया कैसी वैल्यू है, ऑलवेज कैसी वैल्यू दे रहा है। अगर इसको आप सामने मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव वैल्यू को, तो आप पी इक्वल साइन, तो क्या हो गया 0.5 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0.5 0 से बड़ा नहीं होता? हर वैल्यू के लिए होता है, या कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। मतलब कि हर हमेशा ये इससे बड़ा होगा, एक कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के वो एकदम एक वो ट्रेडिशनल पॉलिसी पे मत सोचो। रियल नंबर और इसको देखो ये आया आपको आपका 0.5 हमेशा लेके चाहिए तो माइनस 1.8 से लेके इनफाइनाइट तक में कुछ भी डालोगे तो 0.5 बड़ा डी क्या है, डी क्या इसके फैक्टर निकल रहे हैं, रेटिंग करोगे तो 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन तो नहीं निकालोगे तो होगा कि ना वेरिएबल निकालने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर करना ही पड़ेगा। क्या कर दिया है मेरा बोला है तो आपको नंबर रियल रूप से रियल रूप से आपको नंबर लाइन लगाना पड़ेगा। नंबर लाइन में कौन सा नंबर है? एक मिनट सब छोड़ दो, सब लोग छोड़ दो, कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। सारे क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो, हर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दो। आप लोग कैसा है कि आप लोगों को लगा कि सर ने एक चीज पढ़ाई है तो हर क्वेश्चन पे सही देंगे, तो सोचना पड़ेगा ना, नए नए कंसेप्ट आएंगे तो सारे कंसेप्ट एक साथ मिक्स होंगे। ये तो थर्ड क्वेश्चन है,
राइट, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका और आपको इसको सोल्व करना है। तो आप सब लोगों ने ये जो है इसको फैक्टराइज करने की ट्राई की, तो x + 2 का होल स्क्वायर है, चेक कर देते हैं। x स्क्वायर + 4x + 4 कौन है? x + 2 का होल स्क्वायर है, और नीचे का जो 2x स्क्वायर - x - 1 है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज तब करने की जरूरत नहीं है जब उसका d < 0 होगा, क्योंकि d < 0 होगा तो फैक्टराइज होगा ही नहीं ना, वो इमेजिनरी रूट देगा। पर हर क्वेश्चन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d थोड़ी ना <0 होगा कि आज मैंने d < 0 सिखाया तो हमेशा d < 0 यूज होगा आपको, ऐसा थोड़ी है। तो जिसका d > 0 हो तो फैक्टराइज होगा, और फैक्टराइज होगा तो आपको फैक्टराइज करना भी पड़ेगा। तो जैसे ये वाला ये स्प्लिट हो रहा है, देखोगे तो 2x स्क्वायर - 2x प्लस x - 1 > 0, तो x + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या कॉमन 2x, यहाँ पर +1, तो इसके दो फैक्टर आए 2x + 1 है x - 1। ये आप लोगों ने किया था फैक्टराइज? ओके, तब आप लोगों के पास नंबर लाइन पर मुझे बता सकते हो कौन कौन से नंबर आएंगे? तीन चीजें हैं, पर किसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। x + 2 का होल स्क्वायर तो नंबर लाइन पर आएगा ही नहीं। जब नंबर लाइन पे सिर्फ कौन आएगा? ये कब 0 होगा? तो तीन ही सेक्शन बने, कोई भी एक सेक्शन चेक करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, 2 रखा मैंने, 2 रखूंगा तो पॉजिटिव होगा, 2 × 2 - पॉजिटिव, 2 - 1 भी पॉजिटिव × पॉजिटिव, ऊपर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पर क्या आंसर है? प्लस उसके बाजू में आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 ना, तो कौन सा आंसर होगा? प्लस वाला, ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर? -∞ टू ओपन या क्लोज? ओपन यूनियन 1 भी ओपन, कहाँ तक? -2। ये किया? ये नहीं किया होगा, ये किया तो बहुत अच्छा। जिन्होंने अगर ये आंसर आया तो मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हैं। -2 क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि -2 इस रेंज में है और -2 यहाँ रखोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपको इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। किसका आंसर ये सही है? तो जिसका नहीं सही है वो देखो, ये नहीं समझ रहे, इसके अंदर -2 आया होगा, -∞ से -1 को बीच में -2 होता है, इस करके आप अपने आंसर में -2 कंसीडर कर लो, आप अपने आंसर में -2 कंसीडर कर लो। अगर इस तरह के मैंने इसको -2 रखा यहाँ पर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं चाहिए आपको, इस तरह के माइनस तो आपके सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, समझिए? इस आंसर ये आंसर सही है, पर इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर एक -2 भी आता है, और वो -2 में यहाँ रखता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा, और मुझे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो वो सॉल्यूशन मुझे वो नंबर हटाना पड़ेगा, इसलिए अपने उसको हटा दिया है ना। और एक ही ब्रैकेट एक ही नंबर हटाना तो इसलिए पहले ब्रैकेट यूज किया। चलेगा एक ही बात, बट वो फिर वही है कि उसको हटा, मैं इसलिए हटाने में तो फिर लास्ट में तो ध्यान में रहे कि हाँ ये है, अगर उसको हटा देता हूँ ना तो फिर वो ध्यान नहीं रहता कि इसको हटाना क्यों पड़ेगा, है ना। जब लिखता नहीं हूँ मैं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। आप हटा रहा उसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो फिर ध्यान रखना है कि मैंने इसको हटाया था लास्ट में, पर उसको देख भी करूँ एक बार, तो उस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, 4th एकदम आराम, अच्छा 4th कर लोगे, पावर अच्छा
अरे कुछ मैं चलो हिंट दे देता हूँ आपको। अगर ये टेंशन आ रहा है कि x का पावर 4 है वो आपका टेंशन है, आप इसको इसी तरह x स्क्वायर को कुछ t मान लो। अगर x स्क्वायर को t मानोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, फिर तो फैक्टराइज कर लोगे, फिर तो कर लोगे ना फैक्टराइज। आपकी प्रॉब्लम ये है कि पावर 4 है। ठीक है चलो मैं कर देता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर को अपने t ले लेते हैं। क्यों एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं? क्योंकि अभी कौन सा पावर, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर 4 है, मुझे डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं आता तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर को t ले लूंगा। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t लिया तब ये इक्वेशन क्या है, d स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल टू, ये तो फैक्टराइज हो जाएगी। 9 7 का 63 t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 70 माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो वेक्टर कौन से हुए, t प्लस 7 है 3 माइनस 9 t प्लस 7 है t मान, ये तो फैक्टराइज हो गया क्वाड्रेटिक है। t किसको लिया था, ये समझ आया सबको, ये तो नॉर्मल फैक्टराइज हुआ। अब t की जगह पर क्या रखोगे, क्योंकि आपने अज्यूम किया था, तो t की जगह पर जब मैं x स्क्वायर रखूंगा तो x स्क्वायर प्लस 7 एंड x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर प्लस 7 फैक्टराइज होगा, नहीं होगा, तो ये तो हमेशा कैसा आंसर देगा, x स्क्वायर प्लस 7 हमेशा कैसा आंसर देगा। इसका मतलब कि इसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके दो फैक्टर, तो फिर नंबर लाइन पे मैं सिर्फ कौन सा नंबर -3 है +3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव, ये भी, और ये तो हमेशा तो प्लस के बाजू में माइनस के बाजू में आपको क्या चाहिए, तो कौन सा आंसर, दोनों का इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 से लेगा तो बस वो पावर 4 का वो प्रॉब्लम था, तो उसको क्वाड्रेटिक बना लो। आपको पावर 4 बनानी है, आपको क्वाड्रेटिक करना है, आपको पावर क्या बोल रहे हो, को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे है ना, मजा है। एक मैंने मतलब स्क्वायर को क्रॉस
अच्छा एक बार ध्यान दो यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये दो तरीके से होगा, मैं दोनों आपको बताता हूँ। एक मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर आप बेबीकर मेथड यूज करना चाहोगे तो सामने क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से सबने किया है कि x+1 अपॉन x-1 का स्क्वायर 1 को शिफ्ट किया तो -1 इज लेस देन 0, ये सबने किया। फिर इसका सबने एलसीएम भी लिया, लेना भी चाहिए था। x+1 माइनस x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर इज लेस देन 0, ये क्या। फिर इसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते कि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो पूरा आंसर ही पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। आप पूरा सॉल्व करोगे तो x-1 का स्क्वायर होता क्या है, x² माइनस 2x प्लस 1। अच्छा 11 साइंस वाले बच्चों को ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ये तो आता ही होगा और आना भी चाहिए। और डिवाइड बाई x-1 का स्क्वायर लेस देन 0, कुछ नहीं कह सकते, जैसा चल रहा है ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। अब x+1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x+1 हुआ तो क्या बना ये x+1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -1 डिवाइड बाई x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये +1 और ये -1 कैंसिल हुआ, x प्लस 2x 3x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-1 का स्क्वायर लेस देन 0। अब ये इनमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से
तो आंसर क्या रहा? डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ये आया। मुझे लगता है कि कोई सिंप्लीफाई भी नहीं किया मैक्सिमम बच्चों ने। तो यहाँ तक आएंगे सबसे पहले। यहाँ तक आने के बाद अब नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे? क्या किसी के स्क्वायर को नंबर लाइन से लेने की जरूरत है? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे? ये कब जीरो होगा? एक कब जीरो होगा? जीरो होगा। और 3 माइनस 1 कब जीरो होगा? तो नंबर लाइन पे दो नंबर आएंगे, जीरो और एक 3। तीन सेक्शन है, 3 से बड़ी वैल्यू 4 रखता हूँ। 4 ये पॉजिटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। नीचे तो हमेशा पॉजिटिव है, ये माइनस आया, बाजू में प्लस, उसके बाजू में माइनस, राइट। आपको लेस देन 0 चाहिए, तो ये माइनस वाला आपका आंसर आया। तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से चालू होगा, 0 तक जाएगा, वो भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। यूनियन 3 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, ये जब आंसर लिखा तो ये भी चेक करूं कि आपने इसको, सब लोग ध्यान दोगे, ये सब बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि इसको आप नंबर लाइन पे काउंट नहीं करो तो लास्ट में चेक करो उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। इसको प्रॉब्लम कब होगा? जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो, पर x इक्वल टू 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो मुझे हटाने की जरूरत भी नहीं है। होता तो मैं हटाता, है ही नहीं तो फिर हटाऊंगा भी। जीरो कहां से आया? नंबर लाइन पे आप क्या डालते हो? जो रूट होते हैं नंबर लाइन पे किसको डालते हैं? जो जीरो। यहाँ पर एक, ये कब जीरो होगा? और ये कब जीरो होगा? जब एक इक्वल टू 3 आया समझ में? अच्छा, ये अब एक मिनट यहाँ पर वापस, ये मेथड समझ आया? आप लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो आप लोगों ने नहीं किया, पर ये करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें जो ये किया ना आपने, इसको करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? तो फिर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना सामने। इसको मैं डायरेक्टली 1 के साथ x माइनस 1 के स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, x माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दोनों साइड से 1 और 1 कट हो जाएगा। ये x को शिफ्ट कर लो, x को शिफ्ट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। अब वो x स्क्वायर माइनस 3x में से क्या कॉमन है? x क्या रहा अंदर? अब नंबर लाइन पे दो नंबर ले लेता हूँ, x कब जीरो होगा? 0 पे। x माइनस 3 जीरो कब होगा? 3 पे। 3 से बड़ी वैल्यू 4 रखा, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो पूरा आंसर प्लस हो गया। बाजू में माइनस, बाजू में प्लस। x इंटू x माइनस 3 क्या चाहिए था आपको? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा आंसर? प्लस वाला। वही आंसर है यहाँ पर। तो आपको 1 को शिफ्ट करने की जरूरत थी नहीं, मतलब किया तो भी कोई गलत नहीं है, बट थी नहीं जरूरत, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये सब ध्यान देना। अब एकदम सोच समझ के करोगे आप लोग, और बेस पे एक दूसरे से डिस्कस किए बिना। आपको प्रॉब्लम मत मेरे को पूछो।
आप जो लिखते हो उनको एड्रेस कर दो, एड्रेस कर फर्स्ट का जब आंसर आ जाए तो मुझे बताना। नीचे का वेक्टर गलत है, देखो 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 बचता है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 ही बचता है। यहाँ पर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर वन टू सेवन जिसका है और ओपन ब्रेकेट 1 to 7 ओपन ब्रैकेट मेरा नेक्स्ट वाला
क्या आंसर आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है -∞ से 5/2 यूनियन 33/8 टू इनफाइनाइट। आया? ये तो मेरे ख्याल से सबने सही किया था, जिस कपल मैंने चेक किया है। 6 को चेक किया, बस वो थोड़ी अजीब सी वजह है जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो आ सकता है ना बच्चों, कुछ भी आ सकता है। यहाँ तक तो आई थिंक सब पहुंचे ही थे, है ना। उसके बाद नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लेना होता है? ये कहाँ 0 होगा? ये कब 0 होगा? 33/8 में। ये कहाँ 0 होगा? कौन बड़ा है कौन छोटा है? 5/2 छोटा है, तो पहले 5/2 आएगा, फिर 33/8 आएगा। There are 3 sections, you can consider any one of them. अब जिसको चाहे वो कंसीडर कर लो। 5/2 से छोटी वैल्यू 0 कंसीडर कर रहा हूँ, x को 0 रखा, x को 0 रखा, प्लस 33 -5 तो माइनस आया, प्लस माइनस लेस देन 0 चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो -6.8 से 5/2 यूनियन ऑफ 33/8 से क्लियर आया समझ में? आप सब लोगों ने एनसीईआरटी बुक परचेज कर लिया क्या? आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है? हाँ चलेगा, लास्ट ईयर अपने वैसे तो नहीं परचेज करना, अपने पास बुक होनी चाहिए। लास्ट ईयर की तो भी क्या है नहीं है, किसी के पास नहीं है अभी तक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप लोगों को कहीं से जब परचेज कर लो, राइट, जब कहीं से अगर आपके सीनियर्स अगर कोई जानते हो जिनका 12th खत्म हो गया हो, क्योंकि जो 12th में आए होंगे वो तो नहीं देंगे आपको, तो जिनका 12th खत्म हो गया हो तो वो, क्योंकि यहाँ पर भी लाइब्रेरी में मिल जाएगा, पर लाइब्रेरी में इतने नहीं होंगे, इसलिए मैं पूछ सकती हूँ 2-3 तो मिल जाएंगे यहाँ पर वैसे भी जरूरत तो पड़ेगी आपको। एक बार परचेज कर लो तो क्या होगा कि एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बताना चालू करूंगा। क्योंकि जैसे ये जो आपको इनइक्वालिटी बताया मैंने, लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपका मतलब कि आपका टेक्स्ट बुक का 6 चैप्टर हो गया है आपका पूरा। 6 चैप्टर तक नहीं हो गया, 6 चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया। मतलब ये ऐसा भी है जो हम सारे पैसे तो हेवी नहीं है एनसीईआरटी में, उस लेवल की तो बातें भी नहीं हो रही है, वो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसलिए आप लोग ले लो उसको, फिर अपने सॉल्व करेंगे बाद में। अच्छा आप लोगों का जाओगे तो डीबीटी 3 मिलेगा, उसके 1 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उनसे तो थोड़े क्वेश्चन ये तो उसी के, ये डीबीटी के क्वेश्चन तो 5-7 तो आप कर चुके हो, बाकी के जो क्वेश्चन है उसके मुझे लग रहा है कि और अभी भी कमांड जो आना चाहिए ना, देख के हाँ ऐसे ही होगा, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना, आई थिंक कंसेप्ट तो समझ आ ही चुका है, बस उसको थोड़ा अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है,
बोला